शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको दिल्ली से देंगे, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान आज होने जा रहा है। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग ऐलान करेगा। दिल्ली में एक ही चरण में चुनाव होंगे। फरवरी के दूसरे हफ्ते में हो सकते हैं चुनाव। 14 या 15 फरवरी को हो सकती है मतगणना। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज ऐलान किया जा सकता है। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की ओर से ऐलान होगा। एक ही चरण में होंगे चुनाव। 15 या 14 फरवरी इन 2 तारीखों में हो सकती है मतगणना। दिल्ली में एक ही चरण में चुनाव इस बार होंगे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में हो सकते हैं चुनाव। देखिए, चुनाव पहले कराने, उसके बाद क्योंकि बच्चों के एग्जाम भी होते हैं सीबीएसई के, फिर या फिर 12th और 10th के एग्जाम होते हैं, उससे पहले चुनाव कराना अहम हो जाता है। तो दिल्ली में अब से कुछ ही घंटे बाद चुनावी बिगुल बज जाएगा और चुनावी बिगुल बजने से पहले आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी दंगल तेज हो गया है। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। स्वागत है चुनाव आयोग का। दिल्ली में निश्चित रूप से बहुत शानदार काम चुनाव आयोग कर रहा है और दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव होंगे। चुनाव की डेट आ जाएंगी और डेट के बाद सभी प्रत्याशी मतदाताओं से संपर्क करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार दिल्ली में निश्चित रूप से बनेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास सीएम फेस भी है, हमने 70 कैंडिडेट्स भी अनाउंस कर दिए हैं। वहीं भाजपा की या अन्य पार्टियों की कोई तैयारी नहीं लगती। हम चाहेंगे कि हम उम्मीद रख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करेगा एंड दिल्ली की जनता भारी प्रचंड बहुमत से चौथी बार से फिर से अरविंद केजरीवाल जी को ही जिताएंगे। आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की उनकी बेल कंडीशन में लिखा है कि जब तक उनके आरोप तय नहीं हो जाते, जब तक उनके आरोप पूरे नहीं हो जाते, वो मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर भी नहीं जा सकते। यही कारण है कि जेल से बाहर निकलते ही अरविंद केजरीवाल जी ने सीएम के पद से इस्तीफा दिया। आतिशी जी को वो टेम्परेरी सीएम कहते हैं। तो एक जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना पड़ेगा। जो इनकी आम आदमी पार्टी की जो बारात है, इसका दूल्हा कौन है, ये सबसे पूछते हैं। आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, आतिशी जी टेम्परेरी सीएम है, तो सीएम फेस आम आदमी पार्टी का कौन है? और इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि तिब्बत में भूकंप के तेज झटकों से 32 लोगों की मौत हो गई है। शिकाजे शहर में 6.8 की तीव्रता का भूकंप आया। सुबह 9 बजे भूकंप के तेज झटकों से हिला तिब्बत। भूकंप की वजह से 32 लोगों की मौत, 38 लोग इसमें घायल हुए हैं। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भी ये झटके महसूस किए गए और लेकिन भूकंप की तीव्रता अधिक बताई जा रही है। शिकाजे शहर में 6.8 की तीव्रता थी, लेकिन इस भूकंप से 32 लोगों की मौत हो गई है। भूकंप के झटके और 32 लोगों की मौत, 38 लोग घायल। आपको बता दें कि भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए, लेकिन इसका जो केंद्र था वो तिब्बत में था, नेपाल में था। नेपाल में भी इसका असर जो है वो देखने को मिला। 7.1 तीव्रता का भूकंप का झटका वहां महसूस किया गया और तिब्बत में भूकंप के तेज झटकों से 32 लोगों की जान चली गई है। तो सुबह सवेरे 3 तस्वीरें यूपी, एमपी, बिहार की, नोएडा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए जब भूकंप महसूस किया तो किस तरीके से जो लाइट्स है वो हिलती हुई नजर आई हैं। दूसरी तस्वीर सीहोर एमपी की हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भी पंखे हिलते नजर आए। पूर्णिया की भी तस्वीर आपके सामने। अभी फिलहाल अपडेट निकलकर सामने आया कि भूकंप से तिब्बत में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आया है, तो आप समझिए 50 से अधिक लोगों की जान जा रहा। आखिर कितना बड़ा ये भूकंप का झटका रहा था, जिससे कई बिल्डिंग्स गिर गई और कई सारे लोगों की जान चली गई। और क्योंकि सुबह के वक्त ये भूकंप आया, लोग अपने घरों में सो रहे थे, अंधेरे का समय था, लेकिन उस वक्त जब भूकंप आया तो 50 से अधिक लोगों की मौत बताई जा रही है। और बड़ी खबर यह है कि भारत में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए आज भारत पोल पोर्टल की लॉन्चिंग होने वाली है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के भारत मंडपम में सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल को लॉन्च करेंगे। भारत पोल पोर्टल को इंटरपोल की तर्ज पर बनाया गया है, जो अपराधियों की जानकारी साझा करने और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई का रास्ता खोलेगी। तो आज होगी भारत पोल पोर्टल की लॉन्चिंग। बड़ी खबर, अमित शाह लॉन्च करेंगे भारत पोल पोर्टल। इंटरपोल की तर्ज पर जो है ये भारत पोल पोर्टल बनाया गया है और आज इसकी लॉन्चिंग होने वाली है, जिससे अपराधियों पर शिकंजा कसने में एक बड़ी मदद मिलेगी। तो आज भारत मंडपम से इसकी शुरुआत जो है वो की जाएगी, जहां से इस पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि आसानी होगी सुरक्षा बलों को और सीबीआई को, ताकि वो जो है अपराधियों को पकड़ सके। एचएमपीवी वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। देश में एचएमपीवी वायरस का 5वां केस मिला है। तो वहीं केंद्र सरकार देश में फैल रहे एचएमपीवी वायरस को लेकर अलर्ट पर है और हालात पर पूरी निगरानी रखे हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए, एचएमपीवी वायरस कोरोना के बाद ये भी काफी गंभीर है। इसमें भी वही सिम्टम्स हैं, जैसे कि बुखार आना, खांसी, जुकाम, गले में खराश होना, सांस लेने में दिक्कत होना, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एचएमपीवी वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से यह विश्व भर में फैल रहा है। एचएमपीवी वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए हैं। इधर कर्नाटक में एचएमपीवी के 2 मामले मिलते ही राज्य सरकार एक्टिव हो गई है। सीएम ने सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। इस बीमारी में हर केस की मॉनिटरिंग के साथ साथ डॉक्यूमेंट भी बनाए जाएंगे। Immediately after seeing this, I talked to Mr. Dinesh Gundu Rao, who is in charge of the health department, and he responded quickly and he took up a meeting with the department, and whatever decision he takes, the government will implement it. वायरस नहीं है, ये बहुत सालों से है और कुछ लोगों को ये मिला होता है, खासतौर पर बच्चे लोगों को भी होता है और जो जिनका इम्यूनिटी कम होता है उनको इसका इन्फेक्शन हो सकता है। वी शुड नॉट गेट वरीड टू मच। कैसे है सर वो दो जो सब ठीक है और वो बच्चा जो है वो कल डिस्चार्ज मेरे ख्याल से हो जाएगा। संभल से रोजाना कोई ना कोई चौंकाने वाली खबर आ रही है। अब जामा मस्जिद के अंदर से आई कुछ तस्वीरों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दावा किया जा रहा है कि मस्जिद में ऐसी आकृतियां बनी हैं जो चंद्रेश्वर महादेव मंदिर से मैच होती है। ये रिपोर्ट देखिए। संभल में सनातन के नए सबूत, चंद्रेश्वर महादेव और जामा मस्जिद का कनेक्शन, सबूतों की जुबानी, सनातन की कहानी। 24 नवंबर 2024 में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से अब तक संभल में रोजाना कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो अखबारों और मीडिया में खबर की वजह बन रहा है। इस बार खबर चंद्रेश्वर महादेव मंदिर और जामा मस्जिद के कनेक्शन को लेकर है। दावा किया जा रहा है कि जो आकृतियां चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में हैं, वैसी ही आकृतियां जामा मस्जिद में हैं।
आपको जो फूल आपको दिखा रहे हैं, ये फूल हम इस वक्त कई जगह देख चुके हैं। चाहे जो इस वक्त जामा मस्जिद है, ये इन लोगों का दावा है कि जामा मस्जिद में भी इसी तरह का फूल नज़र आता है और ये सेम पैटर्न, सेम डिज़ाइन और यही शैली यहाँ पर सभी मंदिरों में और इस मंदिर में भी ये है। ये दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा। इसे समझने के लिए एक एक तस्वीर को ध्यान से देखना होगा। चंद्रेश्वर महादेव में जिस तरह का कमल और कलश बना है, वैसी ही आकृतियां मस्जिद के भीतरी दीवारों पर है। ठीक उसी तरह मंदिर के गुंबद में बंधी ये चेन जिस आकृति से लटकी है, वैसी ही आकृति जामा मस्जिद के गुंबद पर भी है। चंद्रेश्वर महाराज का ये महादेव का ये मंदिर कहा जाता है और ये चैन बिल्कुल इसी तरह की चैन वहाँ पर भी लटकी रहती थी और ये दावा यहाँ के लोगों ने भी किया है, क्योंकि मंदिर में अमूमन घंटियाँ लटकाने के लिए बड़ी चैन का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक बड़ा सबूत मानी जा रही हैं और इसके ठीक नीचे गर्भगृह यहाँ पर कहा जाता है कि एक बड़ा गर्भगृह है और उसके अलावा इसके नीचे एक गुफा होने का भी दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि यहाँ पर गुफा भी थी जिसे बंद कर दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान के काल से जुड़े इस मंदिर की शैली मस्जिद में मौजूद आकृतियों से बिल्कुल मेल खाती है। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ऐसी ही आकृतियां संभल जिले में मौजूद दूसरे मंदिरों में भी बनी हुई हैं। इस मंदिर के महात्म्य को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि जो संबल है वो त्रिकोणीय आकृति में बसा हुआ है और भगवान शिव का जो त्रिशूल होता है बिल्कुल उसी रूप में 3 हिस्सों में ये बसा हुआ है और तीनों हिस्सों पर, तीनों कोनों पर 3 महादेव हैं। संबलेश्वर, जिसको वर्तमान में हम वंशगोपाल के नाम से जानते हैं, दूसरे चंद्रेश्वर और तीसरे भुवनेश्वर। दरअसल चंद्रेश्वर महादेव संभल जिले के 68 तीर्थों में से एक है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। लोगों का आरोप है कि कभी इस मंदिर की जमीन 84 बीघा के आसपास थी, लेकिन अब ये सिमट कर 14 बीघा रह गई है, यानी मंदिर की जमीन पर कब्जा किया गया है। राजा अयाती पूर्व जन्म में एक राजा के पुत्र थे, लेकिन चूंकि वो गलत कृत्यों में पड़े हुए थे तो उन्हें जब पुनर्जन्म मिला, जब वो यहाँ आकर उस स्थिति में उनके पिता ने निकाल दिया और वो यहाँ आकर उन्होंने अपने शरीर त्यागा, तो फिर उसके बाद जब उन्होंने पुनर्जन्म लिया तो उसके बाद उनका राजा अंगद के यहाँ जन्म हुआ और राजा अयाती के नाम से वो प्रसिद्ध हुए और उन्होंने इसी संबल के सारे तीर्थों का पुनर्जीर्णोद्धार कराया और ये सतयुग के समय में 68 तीर्थों का निर्माण कराया गया। सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि क्या मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण किया गया। और बड़ी खबर, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी बात है कि ट्रूडो ने अपनी पार्टी के नेता का पद भी छोड़ दिया है। इस्तीफे से पहले ट्रूडो ने देश को संबोधित किया। ट्रूडो ने कहा है कि वे अगले चुनाव के लिए अच्छा विकल्प नहीं हो सकते। जानकारी के मुताबिक इस्तीफे के बाद भी ट्रूडो प्रधानमंत्री के पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाता। आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो का कार्यकाल अक्टूबर तक था। इस्तीफे के बाद अब कनाडा में जल्द चुनाव हो सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो नवंबर 2015 से कनाडा के प्रधानमंत्री थे। I care deeply about this country. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night I asked the president of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election. मुंबई के अंधेरी इलाके में देर रात एक इमारत में भीषण आग लग गई। आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तो जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर ये तस्वीरें आपके सामने आप देखिए। मुंबई के अंधेरी इलाके में देर रात किस तरीके से एक इमारत में भीषण आग लग जाती है। इमारत की टॉप फ्लोर पर ये जो है आग लगती है और इस आग पर काबू पाने से पहले ही एक शख्स की इसमें मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।
तो क्योंकि रात का समय था, ऐसे में पता नहीं चल पाया। घर में रह रहे 2 व्यक्तियों को, एक की मौत और एक घायल है। देखिए आप, मुंबई के अंधेरी ये इलाका है जहां पर इमारत में भीषण आग लगी है। फायर इन द अपार्टमेंट। केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी ले रहे बैठक। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मीटिंग में मौजूद। रोड सेफ्टी और दुर्घटनाओं में कमी लाने पर चर्चा की जा रही है। तो दिल्ली में परिवहन मंत्रियों की बैठक हो रही है, जिसकी बैठक जो है केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ले रहे हैं। इसमें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद है और इस बैठक में सड़क हादसों में कमी, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें जो रोड सेफ्टी के नियम हैं, दुर्घटनाओं में कमी हो, इन पर चर्चा की जा रही है। तो रोड सेफ्टी में कमी, दुर्घटनाओं में अंकुश लगाने के लिए ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी परिवहन मंत्री राज्यों के मौजूद हैं। दिल्ली में ये बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं नितिन गडकरी और इसमें एक्सीडेंट्स किस तरीके से किस राज्य में क्या हाल है, उन सब का आकलन किया जा रहा है। पार किया गया, ये रिपोर्ट देखिए। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुकेश चंद्राकर से क्रूरता की कहानी। बर्बरता से की गई मुकेश चंद्राकर की हत्या। मुकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने डॉक्टरों को सन्न कर दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड की परतें जैसे जैसे खुल रही है, वैसे वैसे दिल दहला देने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। अब मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ निकल कर आया है, उसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया है। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश चंद्राकर की हत्या से पहले उन्हें दिल दहला देने वाली यातनाएं दी गई। रिपोर्ट में पता चला है कि मुकेश चंद्राकर के सिर पर चोट के 15 निशान मिले हैं। उनका लिवर 4 टुकड़ों में मिला है। मुकेश चंद्राकर की 5 पसलियां और गर्दन की हड्डी टूटी मिली है। हाथ की हड्डी 2 हिस्सों में टूटी है। हार्ट पूरी तरह से फट चुका है। उनकी लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने अपने 12 साल के करियर में ऐसा केस नहीं देखा। यही वजह है कि अब दावा किया जा रहा है कि मुकेश की हत्या में 2 या उससे ज्यादा दरिंदे शामिल हो सकते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के पीछे वजह क्या है। सूत्रों के मुताबिक बीजापुर के धुरंधर युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने एक सड़क निर्माण में ठेकेदार के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था। 120 करोड़ की लागत की एक सड़क के निर्माण में ये घोटाला किया गया था। इस सड़क निर्माण का काम ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के ही दूर के रिश्तेदार को मिला था। सड़क अधूरी बनने के बाद भी प्रशासन ने 90% से ज्यादा भुगतान कर दिया था। इसी मामले को मुकेश चंद्राकर ने उजागर किया था। इन खबरों के मीडिया में आने के बाद से सुरेश चंद्राकर गुस्से में था। आरोप है कि इसी के चलते मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई और उनकी लाश को सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया, जिसके बाद एक बड़े तलाशी अभियान के बाद उनकी लाश को सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया था। लेकिन आखिर मुकेश चंद्राकर की लाश कैसे बरामद हुई, ये भी अपने आप में एक दिल दहला देने वाली कहानी है। दरअसल पत्रकार मुकेश चंद्राकर से जुड़ी ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की शुरुआत होती है नए साल की पहली तारीख से। 1 जनवरी की शाम 7 बजे से मुकेश चंद्राकर अपने घर से लापता थे। 2 जनवरी को उनके भाई युकेश ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस लगातार मुकेश का फोन ट्रेस कर रही थी, लेकिन फोन बंद था। फोन की लास्ट लोकेशन आसपास के इलाके में दिखाई दे रही थी।
जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, जिसमें आखिरी बार मुकेश को टी शर्ट और शॉर्ट में देखा गया। लेकिन जब मुकेश का कोई पता नहीं चला तो स्थानीय पत्रकारों ने मोर्चा संभाला और अलग अलग जगहों पर मुकेश के बारे में खबर पता लगाने की कोशिश की गई। इस दौरान जीमेल के जरिए भी मुकेश की लोकेशन ट्रेस की गई, जिसमें उनकी लास्ट लोकेशन बीजापुर के चट्टान पारा में दिखाई दी। पुलिस ने इसी आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ाई। इस दौरान पत्रकार और पुलिस दोनों मौके पर पहुंच गए। तलाशी अभियान के दौरान रितेश चंद्राकर के फार्म हाउस में सेप्टिक टैंक दिखाई दिया, जिस पर ताजा सीमेंट से प्लास्टर किया गया था। शक हुआ तो सेप्टिक टैंक को तोड़ा गया, जिसमें मुकेश चंद्राकर का शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस इस मामले में एक्शन में है और वारदात से जुड़े एक एक आरोपी पर शिकंजा कस रही है। उदयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर पिंजरे में कैद होते बचा पैंथर। 2 बार पिंजरे में कैद होते बचा पैंथर पिंजरे में जाकर वापस निकला बाहर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। इलाके में लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देखिए जरा। 2 बार पिंजरे में कैद होते बचा है ये पैंथर। पिंजरे में जैसे ही गया तुरंत बाहर आ गया। 2 बार पिंजरे में कैद होने से बचा है। तो आप देखिए पैंथर की किस तरीके की चालाकी हम इसे कह सकते हैं कि 2 बार वो पिंजरे के पास आता है और दोनों बार ही पिंजरे में कैद होने से बचकर वो निकल जाता है। तो पहले पिंजरे के ऊपर आता है, वहां पर से भी बच जाता है, फिर पीछे से आने की कोशिश करता है और तभी वो पिंजरे में कैद नहीं हो पाता। उदयपुर में रिहायशी इलाकों में लगातार लेपर्ड की दस्तक से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है और फिलहाल पिछले कुछ दिनों से उदयपुर के शहरी क्षेत्र में नीमच खेड़ा के समीप परशुराम कॉलोनी के अंदर आए दिन कॉलोनी के बीच में लेपर्ड देखा जाता है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल रहता है। लोगों में घर से बाहर निकलने का डर रहता है और इसकी सूचना जब वन विभाग को दी गई तो वन विभाग ने कॉलोनी के बीच में घर के ठीक बाहर एक पिंजरा भी लगाया। आप देखिए कि ये पिंजरा यहाँ पर लगाया गया है। इस पिंजरे को लगाया गया जिससे कि लेपर्ड इसमें कैद हो और कॉलोनी के जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस दहशत से राहत मिल सके। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज आए दिन कैद हो रहे हैं उसमें सामने आ रहा है कि लेपर्ड पिंजरे के पास में जरूर आता है, इसके आसपास अटखेलियां करता है, लेकिन पिंजरे में कैद नहीं होता और वन विभाग के जो सारे प्रयास हैं उन्हें चकमा देता हुआ नजर आता है। इस समय कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करें। किस तरह का एक डर है आप लोगों में? हम बहुत डरे हुए हैं सर। रात को 7:30 बजे 6 बजे ये पैंथर कभी भी आ जाता है और रात को 9:45 बजे आया पिंजरे में गया, घर जाने के बाद भी वापस वो निकल गया है और हमें बहुत ज्यादा खतरा है। अच्छा, क्या आपको क्या जो आपने खुद देखा है या फिर सीसीटीवी में? मैंने आज रात को खुद देखा, अंदर गया, आवाज आई, मेरा रूम यही है सामने, तो अंदर गया और एकदम नीचे जब उसका किवाड़ गिरा ना नीचे तो एकदम भाग के निकल गया वो मैंने बिल्कुल लाइव देखा उनको। अच्छा, वन विभाग ने क्या यहाँ पे प्रयास सारे कर रखे हैं? वन विभाग वाले आते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं। सुबह भी आए थे, रात को जब हमने रात को 10:30 बजे फोन किया तब भी वो टीम आ गई थी। आके फिर उनको वापस पिंजरे खोल वोल के वापस गए थे। अब वो भी क्या करे। एक बकरे को बांध रखा था अंदर, शायद उसी को सूंघते हुए वो थोड़ी देर तो यहाँ पे रहा, इधर उधर घूमा, उसके बाद अंदर गया, पर वो पूरी तरीके से अंदर नहीं गया और वो शायद शटर डाउन हो गया, उसकी वजह से वो वापस बाहर निकल गया। कितने मकान है पूरी कॉलोनी में? पूरी भरी हुई कॉलोनी है? 50 या 60 लमसम है। अच्छा, तो लोगों में जब लेपर्ड की दस्तक है तो घर से बाहर निकलने में किस तरह का डर है? डर तो लगता ही है। छोटे बच्चे घूमते, ट्यूशन जाते हैं, शाम को 6 बजे घर से आते, तो अब 6 बजे लेपर्ड आ रहे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? मंदिर तो जाते ही है बच्चे खेलने के लिए। अगर इस तरह का दहशत बनी रहेगी तो बच्चे तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा उनका। किस समय पे देखा है कि आप लोगों ने अपनी नजरों से देखा है? 6 बजे मॉर्निंग में, 6 बजे शाम को, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। चलिए, बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है। आगे आप देखिए 100 गांव 100 खबर। नमस्कार।